Yes, ma'am. In today's lab, we are going to do practical number 3. थर्ड प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि विद इन द एंड ऑफ दिस वीक you have to submit me the first 2 practicals in the Google Classroom, right? I'll post as an assignment today. Identify use case model and draw use case diagram. ये आपका नेक्स्ट पर्टिकुलर है और आपका जो थ्योरी है उसमें भी आपका नेक्स्ट टॉपिक यही है कि यूज केस मॉडल को आइडेंटिफाई करके यूज केस डायग्राम को ड्रॉ करना. ठीक है, तो ये तो आज का जो हमें शुरू करना था वो मैंने बता दिया. आई विल स्टार्ट फ्रॉम शेयरिंग माय प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन विजिबल है? यस मैम. ओके, देखिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द यूज केस स्टडी. मतलब ये तो थ्योरी का टॉपिक है लेकिन ये हमारा प्रैक्टिकल में भी है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम दैट ओनली. सबसे पहले रिवाइज करते हैं. UML दैट इज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. देखो सेकंड जो आपका सेकंड नंबर का प्रोग्राम है स्टडी ऑफ UML डायग्राम्स, उसका स्टार्टिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो ना. उस आप ये स्लाइड आपकी वहां पर भी काम आ सकती है. UML means Unified Modeling Language. That is a language for visualizing, specifying, constructing and documenting the artifacts of a software intensive system. और ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है जो रामबाग, बूच और जैकबसन, जो मैंने आपको बताया था कि इनका एक पूरा ग्रुप है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, जिनकी इन्होंने ही यूएमएल को इंट्रोड्यूस किया था और इनके ग्रुप का नाम है ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, OMG. अभी आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं. तो इन्होंने इसकी एक डेफिनेशन जो है वो रेडी की है और यही डेफिनेशन आपको एज इट इज यूज करनी है क्योंकि इसमें आप वर्ड इधर उधर नहीं कर सकते. तो इट इज अ लैंग्वेज फॉर 4 चीजें. इट इज लैंग्वेज फॉर विजुअलाइजिंग, मतलब देखने के लिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है. फिर स्पेसिफाइंग मतलब जहां पर रिक्वायरमेंट्स जो है वो बिल्कुल स्पेसिफाइड रहती हैं. देन कंस्ट्रक्टिंग, जहां पर हम कोडिंग करते नहीं है लेकिन बेस जो होता है कोडिंग का वो हमारा यहीं से बनता है. एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि जब हमने रैशनल रोज पढ़ा था उसकी स्टडी की थी तो हमने देखा था वहां पर स्पेसिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन का अलग ही कॉलम आ गया था. आप जैसे जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो वैसे वैसे उसकी जो स्टडी है वो ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाती है. तो याद रखेंगे इट इज अ लैंग्वेज फॉर विजुअलाइजेशन, specifying, constructing and documentation of for what? The artifacts of a software intensive system. मतलब जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम आप डेवलप करना चाह रहे हो उस सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन, स्पेसिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन और विजुअलाइजेशन सब कुछ देखता है. UML is very important part of developing object oriented software and software development process. ये तो हम हर अभी तक 2 हफ्तों में जितनी भी क्लासेस लगी है, ये थर्ड वीक शुरू हो रहा है. थर्ड वीक से मैं आज भी फिर वही बात करूंगी कि UML का बेस ही क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स विद HDLC. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है और जहां पर कहाँ यूज करना है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल पर, उसकी प्रोसेस पर. UML is a modeling language to express and design documentations and software. ये मॉडलिंग लैंग्वेज है, आपको बताया है. इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं होती है. ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की लैंग्वेज होती है जिसमें हम कंपोनेंट, डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और उनके बीच की रिलेशनशिप को शो करते हैं. मतलब एक तरह का ये डिजाइन होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर OO डिजाइन. जो UML लैंग्वेज है वो जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइंस के लिए हम यूज करते हैं. एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज. अगेन एंड अगेन आपको वही चीजें क्यों बताई जा रही है ताकि आपको ये चीज बिल्कुल माइंड से क्लियर हो जाए कि व्हाट इज द बेस ऑफ UML. तो कोडिंग लैंग्वेज पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, ये जस्ट एंड इंडिपेंडेंट है. दिस इज द ग्राफिकल लैंग्वेज. नाउ अब हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा प्रैक्टिकल हमें शुरू करना है, दैट इज यूज केस डायग्राम. A UML
यूज केस डायग्राम, देखो यूज केस डायग्राम इज द फर्स्ट यूएमएल डायग्राम, इसलिए उसके आगे यूएमएल लगाया है क्योंकि यूज केस डायग्राम इज अ टाइप ऑफ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। अब आप पूछोगे मैडम ये स्टैटिक की कैटेगरी में आता है या ये डायनामिक की कैटेगरी में आता है, तो मेरा आंसर लेस होगा। आंसर लेस क्यों होगा? क्योंकि ये टॉप मॉडल में आता है, मतलब स्टैटिक और डायनामिक दोनों मॉडल इस पे डिपेंड, मतलब दोनों की कैटेगरी में ये आ सकता है। क्यों आ सकता है ये भी बता देती हूँ। देखो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के बिहेवियर्स शो करता है। इसमें आप फंक्शंस को रैंडमली एड ऑन कर सकते हो, इसलिए ये हम नहीं बोल सकते कि फिक्स मॉडल है, ये डायनामिक हो सकता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि फंक्शंस जो होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, उसको आप एकदम स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर लेते हो, वो रिक्वायरमेंट एकदम से नहीं चेंज होती है, इसलिए वो डायनामिक की कैटेगरी में नहीं, वो स्टैटिक की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। यूजुअली आप हायरार्की देखोगे तो यूज केस जो है वो डायनामिक की कैटेगरी में आते हैं, बट वो स्टैटिक भी हो सकते हैं। A UML use case diagram is the primary form of system or software requirements for a new software program under developed। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आपको डेवलप करना है, ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आपको अभी डेवलप करना है, उन सॉफ्टवेयर को यहाँ पर डेवलप करने के लिए। रोहित आप B2 बैच के हो ना? आप लाइनेक्स की लैब में जाएं रोहित। तो आपको क्या करना है, अंडर डेवलप्ड जो सॉफ्टवेयर हैं आपके, ठीक है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्राइम सॉफ्टवेयर या सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी आती है यूज केस डायग्राम में सबसे स्टार्टिंग में। क्यों आती है? क्योंकि इट स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, कि क्या, ठीक है ना, मतलब व्हाट, एवरीथिंग रिलेटेड टू व्हाट। यूज केस स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड बिहेवियर, आपका सिस्टम किस टाइप का बिहेवियर करने पड़ा है। एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ यूज केस। अब जब मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जब ये टॉपिक बताया तो उसमें भी आपको दोनों में एक मेजर डिफरेंस बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जो है वो है व्हाट, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन वो है आपका हाउ। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे, मतलब यूज केस जो है वो बहुत पहले ही डिसाइड हो जाता है। वो कब डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है आपके एकदम स्टार्टिंग में, जस्ट आफ्टर द रिक्वायरमेंट गैदरिंग ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज इटसेल्फ। यूज केस once specified can be denoted both textual and visual representation use case diagram में, क्योंकि हम उसको टेक्स्ट के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करते हैं, एंड यूज केसेस आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद ओवल। ठीक है, जो यूज केस है उसको हम ओवल से हमेशा शो करते हैं, और ये जो ओवल होता है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल ओवल होता है। प्लीज डोंट मेक इट दी वर्टिकल ओवल। vertical oval is wrong symbol and horizontal oval is the right symbol। तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम ओवल यूज करते हैं, और इस ओवल के अंदर हम यूज केस का नाम लिखते हैं, इसलिए वो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। जैसे हमने कोई यूज केस बनाया लॉगिन, फिर हमने कोई यूज केस बनाया दैट इज लॉग आउट, दैट इज लॉग आउट। तो ये जो हम यूज केस बनाते हैं ये हमारे विजुअल भी होते हैं और साथ साथ में टेक्सचुअल भी होते हैं। तो अ की कॉन्सेप्ट ऑफ यूज केस मॉडलिंग, की कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्यों यूज केस मॉडलिंग करना चाह रहे हैं? तो यूज केस मॉडलिंग का सबसे पहला की कॉन्सेप्ट ये है कि इट हेल्प्स अस डिजाइन अ सिस्टम फ्रॉम द एंड यूजर्स पर्सपेक्टिव। हमारे से कस्टमर, एंड यूजर कौन है? कस्टमर। हमसे कस्टमर कैसा बनवाना चाह रहा है, हम उसके पर्सपेक्टिव से जो है वो डायग्राम बनाते हैं। इट इज एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर कम्युनिकेटिंग सिस्टम बिहेवियर in the user's term by specifying all externally visible system behavior। मतलब हर तरीके से हम सिस्टम से इंटरेक्ट करने वाले लोग और उनके इंटरेक्शन करने के लिए उनके फंक्शंस, उनके बिहेवियर
सबको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा मॉडलिंग सिस्टम है हमारा यूज केस मॉडलिंग। क्योंकि हमें कई बार आपको मैं बता चुकी हूँ कि यूज केस मॉडलिंग जो है वो ऐसा सिस्टम है, यूज केस मॉडलिंग जो है वो ऐसा सिस्टम है जिसमें हम एक क्या बनाते हैं, एक सिस्टम की बाउंड्री बनाते हैं, और इस बाउंड्री के बाहर हमारे सिस्टम के एक्टर्स रहते हैं जो इस सिस्टम से इंटरैक्ट कर सकते हैं। और ये जो एक्टर्स सिस्टम से इंटरैक्ट करेंगे वो होते हैं हमारे यूज केसेस। एंड यूज केसेस आर नथिंग बट दिस आर दी मेजर फंक्शनैलिटी, मतलब दिस रिप्रेजेंट द मेजर फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम। ये किसी भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी को शो करते हैं, मतलब एक सिस्टम किस तरह का परफॉर्म करता है वो यहाँ पर शो होता है। क्लियर है आपको? तो आप जब यूज केस की बात करोगे, देयर आर दी थ्री बेसिक्स रिक्वायरमेंट, देयर आर दी three basic requirements of the use case diagram, and these basic requirement, the first one is the actor, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, which is represented by sticky diagram। इसको स्टिक मतलब एक्चुअली में सब कुछ स्टिक जैसा रहता है ना, यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन रहती है, एक स्टैंडिंग लाइन रहती है, एरो रहता है, इसलिए इसको स्टिकी डायग्राम बोलते हैं। तो एक एक्टर रहता है हमारा, जो दूसरा रहता है इंपॉर्टेंट, दैट इज यूज केस। जो दूसरा इंपॉर्टेंट रहता है यूज केस, दिस यूज केस आर आवर सिस्टम फंक्शंस, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज द सिस्टम की बाउंड्री, दैट इज द सिस्टम बाउंड्री। ये हमारे इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जो हमें डायग्राम टूल बॉक्स में मिलना ही मिलना चाहिए यदि हमें यूज केस बनाना है तो। क्लियर है सभी को? यस और नो? यस मैम। क्लियर? ओके, यस मैम। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी पीपीटी पर। पर्पस ऑफ यूज केस डायग्राम, हमारे यूज केस डायग्राम का पर्पस क्या है, राइट? तो हमारा जो यूज केस डायग्राम है, जैसे मैंने आपको बताया, रिक्वायरमेंट के बाद जस्ट गैदरिंग वाला जो फेज रहता है और प्लानिंग वाला जो फेज रहता है, मतलब अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ही हम इसे क्या करते हैं, इसको ट्राई करते हैं कि हमारा यूज केस डायग्राम रेडी हो जाए। ठीक? Why? Because it specify the context of a system, किस वे में सिस्टम काम करने वाला है। देखो, यदि वहां पर एक्टर होंगे, पेशेंट, डॉक्टर, उसके बाद अटेंडेंट और एडमिन, या आपके वार्ड्स, या आप जो भी बोलते हो उसको नर्स वगैरह, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। आपको जैसे देखने को मिलेगा टीचर, स्टूडेंट, उसके बाद एडमिन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा ये तो कुछ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। जैसे आपको समझ में आया कि कोई सर्वर है, कोई क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3 है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे तो कोई ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट है, कुछ वेब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है। मैं सही बोल रही हूँ? यस मैम। एम आई राइट? अंजलि, Yes, बाकी के लोग, मतलब Yes, ma'am. तो कंटेक्स्ट ऑफ अ सिस्टम ही स्पेसिफाई कर देगा ये कि सिस्टम किस कंटेक्स्ट में काम कर रहा है, राइट? देन इट कैप्चर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। यूज केस डायग्राम ऐसा डायग्राम है जिसमें सारी रिक्वायरमेंट आपको दिख जाएगी, जो एक क्लाइंट और डेवलपर के बीच में शेयर हुई है, जो फाइनल हुई है, वो आपको सारी रिक्वायरमेंट देखने को मिल जाएगी, सारी रिक्वायरमेंट देखने को मिल जाएगी। तो यू कैन से दैट यस इट कैप्चर द रिक्वायरमेंट। ठीक है ना? एक सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि सारी रिक्वायरमेंट आपके सिस्टम की यहां पर पता चल गई, ऑल द रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि व्हाट आर एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, हियर रिक्वायरमेंट इज इक्विवेलेंट टू फंक्शंस, रिक्वायरमेंट इज इक्विवेलेंट टू फंक्शन। अब यदि सारी फंक्शन है तो इट वैलिडेट्स द सिस्टम आर्किटेक्चर एज वेल। हमको समझ में आ जाएगा
कि क्लाइंट लेवल पे कौन है, फिर सर्वर लेवल पे कौन है, उसके बाद कितने पैसिव एक्टर हैं, कितने एक्टिव एक्टर हैं, फंक्शन कौन कौन से हैं, फर्स्ट एक्टर कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सेकंड एक्टर कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन से ऐसे फंक्शन है जो सारे एक्टर कॉमनली परफॉर्म कर रहे हैं। देखो हर चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। एंड इट ड्राइव इम्प्लीमेंटेशन एंड जनरेट टेस्ट केसेस। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यूज केस डायग्राम जो है वो सबसे बेस डायग्राम रहेगा, उसके बेसिस पर सारे डायग्राम बनेंगे। तो अमन ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि मैडम जब यूज केस डायग्राम पूरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई कर देता है, पूरे सिस्टम का कंटेक्स्ट जो है वो यूज केस डायग्राम से ही पता चल जाता है, तो हमें बाकी डायग्राम की जरूरत क्यों पड़ी? हमें बाकी डायग्राम की इसलिए जरूरत पड़ी अमन, क्योंकि ये जस्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट को शो करता है। हमारा सिस्टम बहुत बड़ा है, यदि मेरे घर का मैं फ्रंट व्यू बनाकर दे दूंगी तो मुझे टॉप व्यू, साइड व्यू या इंटीरियर व्यू की जरूरत क्यों पड़ेगी? अमन मेरे बोलने, इसी एग्जाम्पल को कोट करने से आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहती हूँ। यदि मैं अपने सिस्टम का इंटीरियर व्यू तुमको दे दूं तो मुझे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू की जरूरत क्यों पड़ेगी? या मैं साइड व्यू दे दूं तो बाकी के व्यू की जरूरत क्यों पड़ेगी? हर व्यू का अपना एक अलग महत्व है। अमन आपको मेरी बात आ रही है समझ में? हर एक Yes, ma'am. देखो जो यूज केस है वो सारी रिक्वायरमेंट को शो करता है, वो सारे फंक्शंस को शो करता है, लेकिन वो बॉट्स को शो करता है, लेकिन वो फंक्शन काम कैसे कर रहे हैं वो हाउ को शो नहीं करता है। हाउ को कौन शो करेगा? सीक्वेंस डायग्राम। ये Yes, फंक्शन, ma'am. ये फंक्शन किस क्लास को बिलोंग करता है ये यूज केस डायग्राम शो नहीं करेगा, वो कौन करेगा? क्लास डायग्राम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यू गॉट माय पॉइंट अमन? Yes, बहुत ma'am. अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो ठीक है, तो इट ड्राइव इम्प्लीमेंटेशन, ड्राइव मतलब कि यदि गाड़ी नहीं होगी तो चलाओगे किसको? तो गाड़ी चलाने के लिए हमारा स्टार्टिंग ही हम किससे करेंगे? दैट इज विद अवर यूज केस डायग्राम, क्योंकि हमें इसी को हम बेस बना के चलेंगे। ठीक है, देन डेवलप्ड बाय एनालिस्ट टुगेदर विद डोमेन एक्सपर्ट्स। ये डायग्राम ऐसे नहीं बन जाता है कि आपने रिक्वायरमेंट ली और बना के दे दिया यूजर को, बिल्कुल नॉट एट ऑल। इस डायग्राम में क्या होता है, इस डायग्राम में आप क्या करोगे? इस डायग्राम में आपको सबसे अच्छी चीज ये करनी है कि आपको एनालिस्ट, मतलब आप डेवलपर भी रहोगे, आपके साथ क्लाइंट भी होगा, आपके साथ एनालिसिस बेसिस पे हो सकता है कुछ एनालिस्ट भी हो, और हो सकता है कि उस डोमेन के कुछ एक्सपर्ट भी हो। डोमेन एक्सपर्ट मतलब कि यदि हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो तो हॉस्पिटल से कोई हो, यदि इस कॉलेज मैनेजमेंट हो तो उस यूनिवर्सिटी से कोई हो। मतलब डोमेन एक्सपर्ट मतलब उस एरिया में एक्सपर्ट जो काम करते आ रहे हैं उस पर्टिकुलर डोमेन में, वो लोग भी होना चाहिए, ताकि जो फाइनल आपके पास जो डेटा आए यूज केस से रिलेटेड वो एकदम परफेक्ट डेटा आना चाहिए, जिसमें कोई भी इफ एंड बट्स नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि देखो यदि हमारा यूज केस डायग्राम वीक हो गया तो हम बाकी के डायग्राम बहुत अच्छे से बिल्कुल भी नहीं डेवलप कर पाएंगे। इज इट क्लियर? पर्पस ऑफ यूज Yeah. केस, क्यों हम यूज केस डायग्राम बना रहे हैं? बिल्कुल बेसिक डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम है, इसको देखकर हमें पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी कि हमारे प्रोजेक्ट में होने क्या वाला है। तुमने यदि प्रोजेक्ट के वाइवा तो सेज यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है उसमें होते नहीं है स्कीम में, लेकिन ये मेरा नोटिस है कि जब भी प्रोजेक्ट का वाइवा होता है, मैंने भी वाइवा लेती हूँ, मैं भी दूसरे कॉलेज है इसके, मैं सबसे पहले यूज केस डायग्राम ही खोलती हूँ। मैं ओरली पूछती हूँ कि अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओ, मैं सबसे पहले यूज केस खोल के बैठ जाती हूँ। यूज केस से मुझे पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि वो माइनर प्रोजेक्ट में उसने करा क्या क्या है, और मैं यूज केस से ये भी समझ में आ जाती है मुझे कि उसने करा है पर उसने यूज केस में वो मेंशन ही नहीं किया। बहुत सारी बात तो मिस्टेक वही स्टूडेंट की समझ में आ जाती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें करते हैं पर हम उसको यूज केस में डालना भूल जाते हैं। तो क्योंकि ये सबसे गलत चीज है, इसको बताओ क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, कि पहले प्रोजेक्ट बना लो और फिर उसका यूज केस तैयार करो। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। क्यों होता है रिवर्स इंजीनियरिंग में, क्या होता है ये भी तुमको बता दो। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि पुराने कोड से डायग्राम जनरेट करना, डिजाइन जनरेट करना।
ताकि उसको री इंजीनियरिंग कर सके, पुराने कोड वेस्ट न जाए। तुम यही तो करते हो, पहले प्रोग्राम बना लेते हो, पूरा कोड बना लेते हो, फिर फैकल्टी पूछते रहे शो योर डायग्राम्स, तो डायग्राम तो है ही नहीं, फिर जो किया है कोड उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना शुरू करते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जब हम माइनर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, जब हम माइनर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहां पर हम पहले डिजाइन पार्ट करते हैं, पहले हम एनालिसिस पार्ट करते हैं, फिर हम कोडिंग पे जाएंगे। तो आपको पहले यूज केस बनाना है, फिर आपको कोडिंग पे जाना है। कंपोनेंट ऑफ यूज, अरे यार एक सेकेंड रुकना, हेलो, मेरी क्लास चल रही है, मैं बार बार फोन कट कर रही हूँ, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? 1 बजे बाद कॉल करना। चलिए, तो यहाँ पर म्यूट, अच्छा डांट सबने सुन ली। यूज केसेस के कंपोनेंट, तो जैसे मैंने आपको बताया यूज केसेस के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था यूज केसेस, एक्टर्स, और मैंने आपको सिस्टम की बाउंड्री बताया था। उसके अलावा एक और होता है, दैट इज द एसोसिएशंस। एसोसिएशन मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि सिस्टम की बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री क्या करती है, एसोसिएट कर रही है एक करने एक्टर के लिए को मैम, किसी यूज केस से। हाँ अंजलि, एक लिंक को दूसरे लिंक से मतलब दूसरे पार्ट से लिंक करने के लिए। हाँ मतलब एक एक्टर को, मैं बता रही हूँ एसोसिएशन देखो बहुत तरीके से हो सकता है। एक इंटरेक्ट मैम बोल सकते हैं। हाँ, एक एक्टर को किसी फंक्शन से एसोसिएट करने के लिए, कि मैं हूँ एडमिन, तो मेरा काम है अपडेट, डिलीट, ऐड, मैनेज। पर यदि मैं यूजर हूँ तो मेरा जस्ट अपोजिट है, कि मैं उसको आई कैन डाउनलोड, आई कैन सी, आई कैन व्यू, है ना, बट आई कैन नॉट ऐड, आई कैन नॉट डिलीट। तो आपको पहला एसोसिएशन तो ये बताता है कि हर यूजर के फंक्शन कौन कौन से हैं। आपको दूसरा एसोसिएशन ये भी बताता है कि दो यूज केसेस के बीच में कितना एसोसिएशन है। कैसे? फॉर एग्जांपल, आप लॉगिन करते हो, तो यदि आपको आज जीमेल पे लॉगिन करना है, तो आपने किसी जमाने में, पुराने टाइम में आपने उसमें साइन अप किया होगा, तभी आप लॉगिन कर पाते हो। बिना साइन अप करे आप लॉगिन कर सकते हो क्या? यस और नो? नो मैम। नो, आप बिना साइन अप किए लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि साइन अप करने के बाद ही तो हमें यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है। उसी से तो हम क्या करते हैं, अपना पासवर्ड नया सेट कर कर और फिर हम फर्दर उसको यूज करते हैं। तो सिमिलर वे में दो यूज केसेस के बीच में भी एसोसिएशन होता है। इसको हम बोलते हैं, बताऊंगी, चलो अभी नहीं बता रही हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दो यूज केसेस के बीच में भी एसोसिएशन है। अब जैसे मैंने बोला आपको कोई अपडेट, तो अपडेट, व्हाट डू यू मीन बाय अपडेट? या मैंने बोला आपको मैनेज, तो व्हाट डू यू मीन बाय मैनेज? तो ऐड करना भी अपडेट हुआ, डिलीट करना भी अपडेट हुआ। डू यू एग्री विद माय पॉइंट? यस मैम। दिस इज हाउ जनरलाइज्ड यूज केस, आपका जनरलाइज्ड यूज केस कौन सा हो गया, अपडेट। उसमें ऐड और डिलीट मेरे स्पेशलाइज यूज केसेस हो गए, उसमें ऐड और डिलीट क्या हो गए, मेरे स्पेशलाइज यूज केस हो गए। तो इस तरह से आपको तीन मेन, आपके इसमें डायग्राम में मेन तीन चीजें होती है, यूज केसेस, देन एक्टर्स और उनके एसोसिएशन। अ यूज केस डिस्क्राइब्स sequence of actions that provide something of measurable value to an actor and is drawn with as in horizontal ellipse। मैंने आपको बताया है कि horizontal ellipse बनाएंगे, कभी भी vertical ellipse नहीं बनाएंगे, गलत हो जाएगा वो। इसके बाद किसको हम यूज केस बना सकते हैं, मैंने आपको ये भी क्लास में बताया कि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एट्रीब्यूट को बना देते हैं। एट्रीब्यूट कभी भी नहीं होते हैं यूज केस। यूज केस इज ऑलवेज अ मेजरेबल वैल्यू। यूज केस हमेशा एक मेजरेबल वैल्यू होती है, और जो एक्शन को शो करते हैं, जो किसी काम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज फंक्शंस, उसको हम बोलते हैं यूज केसेस। फिर हमारे यहाँ पे एक्टर, तो एक्टर कौन है, एक्टर एक पर्सन भी हो सकता है, एक्टर एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, या एक्टर कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी हो सकती है सिस्टम की, that play an important role in
वन और मोर इंटरेक्शन विद इन योर सिस्टम, मतलब जो कोई भी आपके सिस्टम से इंटरेक्ट करे वो एक्टर हो सकते हैं। एंड एक्टर आर ऑलवेज शोन विद द स्टिक फिगर्स, मैंने बोला ना स्टिकी डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टिक फिगर से शो करते हैं, उसमें एक सर्कल होता है और बाकी सारी इस तरह से कुछ स्टिक्स होती है, ठीक है। देन आपका आता है एसोसिएशन। तो एसोसिएशन जो है इट इज बिटवीन एक्टर्स एंड यूज केसेस आर इंडिकेटेड बाय सॉलिड लाइंस। अभी मैं बताऊंगी आपको, लाइंस बहुत तरीके की होती है। एसोसिएशन जो है वो अलग अलग लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो मेन एसोसिएशन होता है वो हमेशा सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट नहीं होते, वो किसी दूसरी लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं, वो मैं बताऊंगी आपको। An association exists whenever an actor is involved within an interaction described by a use case। मतलब जब भी कोई use case है और उसका यदि एक्टर से लेना देना है तो वहां पर आपको एसोसिएशन हमेशा रिप्रेजेंट करना पड़ता है। दिस इज द फाइनल पीपीटी फॉर फर्स्ट लेक्चर, that is the actor which is represented by a sticky diagram, then use cases which is represented by horizontal ellipse, not eclipse, ellipse, eclipse और ellipse में अंतर होता है, तो it is represented by ellipse, या मैंने आपको CGMM में भी पढ़ाया है, वहां तो हमने ड्रॉ भी किया है ellipse। then association which is denoted by solid line, ठीक। then special case, इसमें होता है एक्सटेंड और इंक्लूड, तो ये भी जो होती है सॉलिड लाइन होती है, बट सॉलिड लाइन के बाद एरो होता है इसमें, और एरो इंक्लूड में भी होता है और एक्सटेंड में भी होता है। यदि एक्सटेंड है तो उसके ऊपर आपको एक्सटेंड लिखा हुआ आना चाहिए, और यदि इंक्लूड है तो उसके ऊपर आपको इंक्लूड लिखा हुआ आना चाहिए। एक्सटेंड और इंक्लूड कब बोलेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। फिर आपका आता है कॉमन बिहेवियर, जिसको हम बोलते हैं यूजेस। यूजेस मतलब सिंपली इट यूजेस, कहाँ यूज करेंगे बताऊंगी। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन भी आता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आप पहला इलिप्स, दूसरा इलिप्स और तीसरा इलिप्स, और इस तरह से आपके दो एरो। तो ये आपकी हो गई जनरलाइज्ड यूज केस, और ये नीचे वाली दोनों हो गई आपकी स्पेशलाइज्ड यूजेस। क्लियर है सबको? एवरीवन? Yes, ma'am. हाउ मेनी ऑफ यू लिसनिंग? ऑल 15? आपको क्लियर है क्या ये चीज? ठीक, तो एक मैं बता देती हूँ, देन वी विल वाइंड अप दिस क्लास। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज 4 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, विजुअलाइजिंग, स्पेसिफाइंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट है यहाँ पर ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट प्रोसेस। यूएमएल एक मॉडलिंग लैंग्वेज है और इसमें हम डिफरेंट डिजाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ओ डिजाइन जो है मेनली इसमें रिप्रेजेंट होती है, और ये इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज नहीं है, ये एक ग्राफिकल लैंग्वेज है। इस चीज का आपको हमेशा से ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद यूएमएल जो है इसमें आप यूज केस जो है सबसे पहला डायग्राम होता है, ये डायनेमिक की कैटेगरी में आता है, पर इसको हम स्टैटिक की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो फंक्शन है वो हमारे स्टार्टिंग में अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ही फिक्स हो जाते हैं। और मॉडलिंग करने का हमारा मेन बस मोटो यही है कि हम क्या बनाने वाले हैं, हमें अर्ली स्टेज पे ही वो क्लियर हो जाए। यूज केस का जो मेनली पर्पस है, it represents the whole context of a system, whole requirement of a system, it validates the system architecture, और इसी को बेस रखकर हम कोडिंग को और टेस्टिंग को फर्दर कर सकते हैं। और इसमें एनालिस्ट का रोल होता है, इसमें क्लाइंट का भी रोल होता है, इसमें डेवलपर का भी रोल होता है, और इसमें डोमेन एरिया स्पेशलिस्ट होते हैं उनका भी रोल होता है। फिर यूज केस, एक्टर और एसोसिएशन, ये हमारे 3 मेन चीजें हैं जो हमारे को डायग्राम बनाने में काम में आते हैं। ठीक, क्लियर एवरीवन?